साईं कितना लीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो भा ऐसा भैया कि आज सुबह सुबह ननियोर के एक भाई भेटाई। अब भेटान तो बस कहीं भय तो बात निकली तो बहुत दूर तक। अब बहुत दूर तक कैसे चली गई कि ये लागे जैसे दिन दुनिया से एकदम परेशान हो गया। कैसे कहे भैया कुछ समझ में ना आवत बा, काव कमाई काव धमाई लागत बा सर भाई पर वैसे पैसा मुंह में आया तो है, हर तरीके से कष्टकारी बा। हम कहें वो कैसे कहें भैया पहले एक कमाई का जुगाड़ ढूंढा, मतलब कैसे कमाई काव करी तरीका ढूंढा। जब कमा लिया तो एक संभाल के रखा, दिक्कत बैंक में रखी, कहूँ और रखी, कैसे रखी, चोर चमार से कैसे बचाई, 10 तरीके मुंह में दिमाग लगाओ। और वहू ना भा मान ला खर्चो करे चाह तो खर्चो करे में दिक्कत बा, बस अब आपन कमाई खर्च करे दिक्कत होबे करत है। तो हर तरीके से देखत पैसा कष्टकारी बा और एक यमन दिमाग लगाओ और मन ना काट बा और लागत बा सब हुआ जाए, सबसे आसान वही बा। हमका लाग कहूँ गलत रास्ता अपना चला जाए, लो के आँख खोल दी। हम कहे भैया धिकारा चाहे जितना, लेकिन एक बिना केहू काम चलत ना है। और जो साधु महात्मा की बात करता है, जितना साधु महात्मा संत प्रवचन दिए थे, ठीक है, तू कत कही कि धन यू फलाना धमाका 10 चीज कही, लेकिन मोहम्मद से एक को बताया दिया जो धन का लोग छोड़ पाओ थे, जे धन ना बनाओ थे, जमीन जायदाद जिनके लगे ना हो। तो ये सुना बिना धन के केहू चलत ना है। हमारे जवाब सुन के कहीस कि भैया तुम बताओ फिर काव किन जाए। तो हमका लाग चला कि भेजम कुछ गया। तो तू सब सुना, अपने यार दोस्तों को भेजा, पसंद आओ तो लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब जरूर किया, जैसे आगे जो हम वीडियो बनाई वो सब तोरे सबके लगा हुआ है। तो ध्यान से सुना कि धन का राज का हुआ है। तो गुरु पूरा सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमको बार बार इतनी गहन चीज या काम की चीज को बताएगा नहीं। पहले कहा जाता था कि लालच बुरी बला है, ठीक है, लालच बुरी बला है, लेकिन अगर मेरी मानो तो आज इस कलयुग में संतोष बुरी बला है। हम लोगों को बचपन से ही बताया जाता है कि संतोषी रहना चाहिए, मतलब संतोष करना चाहिए, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या यही चीजें अमीरों को भी बताई जाती हैं? अगर ये चीजें अमीरों को बताई जाती तो अडानी अडानी नहीं होता, अंबानी अंबानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो काम धंधा वो शुरू करते थे उसने उनको संतोष होता, उससे आगे पैर क्यों पसारते, लेकिन उन्होंने पैर पसारे। इसका मतलब संतोष बुरी बला है। और केवल बिजनेसमैन का हाल नहीं है, हमको आपको जो साधु महात्मा संत प्रवचन देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, उनका भी यही हाल है। हमको आपको कहेंगे लालच बुरी बला है, संतोष करना चाहिए, लेकिन खुद इस मामले में कमजोर है। अगर देखो तो उनके खुद के आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, पैसा कमाने की उनकी भी इच्छा है, अगर नहीं होती तो टीवी पर अपनी प्रसिद्धि के लिए क्यों ब्लॉग बन रहे हैं या पॉडकास्ट बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो शांति और अध्यात्म से प्रेरित होकर आदमी जो है संन्यास के लिए जाता है, लेकिन जो सन्यासी है वो उसके उल्टा जा रहे हैं, 10-10 कैमरे लगाकर वीडियो शूट करवाते हैं, ठीक है, फिर उन वीडियो को प्रसारित करते हैं। फिर उनके आश्रम के बाहर जो उनके भक्त या जो उनके चाहने वाले होते हैं वो पहुंचते हैं तो भीड़ दिखा दिखा के वीडियो शूट करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर उनके दरबार में भी कोई पहुंच जाए तो उसको बकायदा कैमरे लगा के 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल ऊपर नीचे हर जगह शूट किया जा रहा है, ठीक है। भावनाएं ली जा रही हैं दर्शकों की, श्रद्धालुओं की, कि देखो भक्त बाबा से सवाल पूछता है कैसा दिखता है, आंसू आ रहे हैं। मतलब ये जो सांसारिक चीजें आप शूट कर रहे हैं, उस शूट करने का मकसद क्या है? अगर आप सांसारिक नहीं है, सन्यासी हो चुके हैं, तो आपको इन आडंबरों में क्यों पड़ने की जरूरत है? लेकिन उससे उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही है, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, उनके श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और उनके पास कमाई भी बढ़ रही है। कमाई बढ़ रही है तो आश्रम बढ़ रहे हैं, जमीन जायदाद बढ़ रही है। जिसको इन चीजों की मतलब जिसको लालच नहीं है, संतोष ही है, तो उसके लिए तो एक छोटी सी कुटिया भी बहुत थी। हमारे पुरातन में जितने हमने ऋषि सन्यासी को देखा, किसने महल बनाया था, किसने बड़े बड़े आश्रम बनाए थे, वहां खाने पीने के लिए भी कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता था। इतने संतोषी हुआ करते थे कि भिक्षाटन पे निकलते थे, सात घर में अगर भिक्षा मांगी मिल गई तो ठीक, नहीं सातवें घर के बाद भिक्षा भी नहीं मांगते थे वो लोग। मतलब हमारे यहाँ ये पुरातन में था कि अगर 7 घरों में आपको भिक्षा नहीं मिली लगातार तो आपको उस दिन व्रत रखना है। तो सोचिए उस समय के साधु महात्मा तो ऐसा करते थे, और आज के उनका बस चले वक्त आए, अच्छा सोने की बांसुरी चढ़ी है, बहुत बढ़िया, पीठ थपथपा देंगे एकदम, और वही गलती से वो उसने 100 रुपया चढ़ा दिया, 50 रुपया, हाँ आगे निकलो निकलो निकलो। ये हमने अपनी आंखों सोते हुए देखा। तो भैया सुन लो, संतोष बुरी बला है, ठीक है, ये मान लो कि संतोष बुरी बला है। जो संतोषी आदमी होता है ना, वो गरीब ही मरता है। और ये बात किसी किताब में नहीं लिखी, ये सीधे जो आपको जिंदगी के ठेकेदार होते हैं ना, उनके अनुभव से जानने को मिलेगी।
अब तुमको अगर लगता है कि इस दुनिया में इतना बहुत काफी है, अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो कमा लिया इतना मुझे काफी है, तो आप सीधे गड्ढे में गिरोगे। आज का युग जो है काफी वाला नहीं है, पहले जैसा नहीं रहा कि बस 2 रोटी चाहिए खा के सो जाइए, नहीं मिला तो भिक्षा मांग लीजिए। आज के पास आपके पास 10 चीजें हैं सोचने और करने के लिए। सुबह से शाम तक इतने खर्चे हो जाते हैं कि आप गिन नहीं पाते। तो चाचा बकैत की मेरी मानो तो मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में संतोष करने वाला आदमी जो वो गड्ढे में गिरने वाला होता है। ठीक है, इसलिए संतोष नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया है, धन आ गया है, तो उस धन से कुछ और नया या कुछ और कमाने की कोशिश करो, नहीं तो दुनिया तुमको ठहरा हुआ मानेगी। और भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा ही भगवान वाली है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास रिश्तेदार होते हैं, उसके पास दोस्त होते हैं, उसके पास नातेदार रिश्तेदार सब होते हैं। ठीक है, और पैसा ना हो तो ये सब गायब हो जाते हैं। अब एक चीज बताओ, एक आपने कमाल की चीज देखी होगी, भिखारी भी अमीरों के कसीदे कैसे पढ़ता है, जैसे किसी महायोद्धा की गाथा गा रहा हो। ठीक है, और पैसा ना हो तो अपन ही मुंह मोड़ लेते हैं, वही कन्नी काटने लगेंगे। सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि अनिल अंबानी को आपने देखा, किसी समय में अनिल अंबानी का ऐसा सिक्का चलता था, ठीक है, कि राजनीति से लेकर उद्योग जगत तक छाए हुए, मुकेश से ज्यादा छाए हुए थे एक तरीके से। आज का दौर देख लो उनका, पैसा नहीं है तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब बात आती है कि पैसा जरूरी क्यों है, तो भैया पेट भरा हो ना तो शरीर के हर हिस्से को खुराक मिल जाती है। ठीक है, खून मिल जाएगा, खुराक मिल जाएगी, मांस वास सब बढ़िया मिल जाएगा और चमकता रहेगा। लेकिन ना हो तो फिर क्या होगा, हड्डी जैसे दिखोगे। ठीक वैसे ही जब जेब में पैसा भरा हुआ हो ना तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती हैं। जब पैसा ना हो तो अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर वाले, अभी 2-4 महीने के लिए किसी की नौकरी छूट जाए, वही घर वाले जो उसको पलकों पर बिठा के रखते हैं ना, वही उसको दुत्कारने लगेंगे, वही बोलने लगेंगे दिन भर घर में पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता है, ये करता है वो करता है। वही अपने घर वाले जो 10 दिन पहले तक उसको बड़े नाजों से पालो पाल पोस रहे होंगे ना, उन्हीं की नजर में उसकी अहमियत अचानक से बदल जाती है। अब पैसे का ही कमाल है कि इसको कमाने के लिए आदमी शमशान तक में पड़ा हुआ है। और पैसे का ही जादू है कि जिसके पास पैसा है वो बुढ़ापे में भी जवान दिखता है, और जिसके पास पैसा नहीं वो जवानी में ही बूढ़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि पैसा कमाए कैसे। ठीक है, जरूरी तो है, कमाए कैसे। लेकिन तो भैया देखो, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी शर्त होती है बेशरम बनना। ठीक है, अगर आप बेशरम बनने को तैयार हैं तो सबसे आसान काम तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, भिखारी बन जाए। ना नौकरी की किसी की जुजूरी करने की दिक्कत, ना किसी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत, ना इस चीज की दिक्कत कितने घंटे काम करना है। जहां मन किया वहां भीख मांगते हुए निकल गए और दिन भर में इतना कमा लोगे जितने नौकरी में कोई नहीं कमाता होगा। आपने भी कई भिखारी ऐसे देखे होंगे जिनकी बड़ी चर्चा रही होगी, बड़े पैसे वाले थे, कई तो लोन देते थे। अपने लखनऊ में भी पीछे पकड़े गए जिनके पास लाखों थे। अरे अभी दूर की छोड़ो, अभी हाल फिलहाल की बात है, इंदौर और आसपास के इलाके में वहां पुलिस ने एक स्पेशल रेड चलाई। ठीक है, इंदौर को भिखारी मुक्त किया जा रहा था तो रेड चलाई। अरे कई भिखारी के पास से गड्डियां निकली। तो दूसरा तरीका है नेताजी की चमचागिरी का। नेताजी की चमचागिरी करो, उनके आगे पीछे घूमो, 4 पैसे खुद कमाएंगे, तुमको 2-4 कमाएंगे। नहीं तो नेताजी की चमचागिरी करते करते हो सकता है कल को तुम भी छोटे मोटे नेता बनी जाओ। गलती से तुक्का लग गया तो विधायक भी बन सकते हो, सांसद भी बन सकते हो, गांव के प्रधान तो बन ही जाओगे। तो नेतागिरी कर लो, लेकिन बेशरम वहां भी होना पड़ता है। अब तीसरा तरीका वही है जो हम गाँव देहात वाले करते हैं, खेती बाड़ी का। लेकिन इसमें आजकल मेहनत बहुत है। और दूसरा, मजदूर वजदूर मिलने की भी समस्या हो गई, क्योंकि आजकल सब इज्जत वाले हो गए, सब अकड़ में रहते हैं अपनी। खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। लेकिन जो कर रहा है इसको, या जो लग गया है इसमें, मतलब जिसका दिल लग गया, वो जो कर रहा है वो खेती में भी लाखों कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेती में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। हमारे यूपी में रकबा थोड़ा कम होता है, नहीं तो ये देखो हरियाणा और पंजाब के किसान जो जमींदार बने पड़े, महाराष्ट्र में देख लो। ठीक है, लोग लाखों महीने, मतलब महीने तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सीजन में लाखों कमा लेते हैं। ठीक, और नहीं तो फिर एक ही बचता है कि बस उगाते रहो और खाते रहो। इसके बाद चौथा तरीका जो होता है वो नौकरी और प्रोफेशन का आता है। नौकरी में ना करी का करी वाला हाल होता है। ठीक है, कुछ फंडे होते हैं जो नौकरी में कामयाब होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बने रहो पगला, काम करे अगला। मतलब कोई चीज आपको बोली जाए, साथी यार दोस्त यार बोले कि भैया ये काम करो या ये काम कर देना, तो ऐसे दिखाओगे जो मुझे आता ही नहीं, धक मार के खुद करेगा। लेकिन बॉस दिख जाए तो माहौल बना दे। ठीक, ऐसे ही प्रोफेशन है, प्रोफेशन में अलग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, और प्रोफेशनल हो गए वकील वकील इस तरीके। तो ऐसे प्रोफेशन जो इसमें भी काम धंधा है। ठीक है, और कमाई भी है। तो अपना प्रोफेशन चुनो और उसमें जाके बैठो और पैसा कमाओ। इसके बाद आता है पैसा इधर उधर करने का काम।
पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो छोटे छोटे कस्बों में सेठ साहूकार हुआ करते थे, लोगों को पैसा देते थे, गिरव रख के देते थे, ब्याज पे देते थे, जैसे भी देते थे। लेकिन आजकल यही काम जो है बैंकों के पास पहुंच गया है। अब बैंक आपको लोन देता है, आपका पैसा जमा होता है, उस पैसे में आपको ब्याज इतना सा देगा। लेकिन जब वही पैसा किसी और को लोन में देगा तो उससे ब्याज इतना लेगा। मतलब इतना कमाएगा और आपको इतना देगा, और जो इतना कमाएगा उसमें जो बचा हुआ हिस्सा होगा उस हिस्से को कहीं और लगाएगा, उससे और कमाएगा। मतलब धन कमाने का जो फंडा है वो भी अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सेठ साहूकार अब नहीं देते, देते हैं, भी देते हैं। हमने यहाँ चौक वौक में देखा है कि रोज एक आदमी मोटरसाइकिल पे जो है वो आता है और 100-100 रुपए जो अपने रेडी पटरी वाले होते हैं इनसे लेके जाता है। एक दिन हमने पूछ लिया वो क्या सिस्टम है, क्यों पैसे देते हैं, उसको तो पता लगा कि उन लोगों ने पैसा ले रखा है ब्याज पे। तो वो क्या करता है कि रोज ब्याज का मतलब जो आपका मंथली सिस्टम है उसके हिसाब से रोज 100-100 रुपए या जैसा जैसा जिसका हर दिन के हिसाब से शेयर बना हो वो पैसा रोज वसूल के ले जाता है। मतलब इनको भी भारी ना पड़े और उसकी भी कमाई हो रही है। और छठा तरीका है बिजनेस या फेरी वाले का। परचून से लेकर बड़े बड़े शोरूम मॉल वहां तक पैसा कमाने के आपने तरीके देखे होंगे। बस खरीदो बेचो और पैसा कमाओ। और अगर हर इंसान में आप ग्राहक देख सको, आप में बोलने की कला है, ग्राहक को फंसाने की कला है, तो सबसे अच्छा काम फेरी वाले का है। ठीक है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमो, सामान बेचो और कमाओ। मौसमी काम करो, सामान बेचो और कमाओ। अभी आजकल देखा होगा ना, अपनी महाकुंभ में भीड़ लगी हुई है, कोई माला बेच रहा है, कोई दतून बेच रहा है, कोई मुरमुरा बेच रहा है। सीजनल काम है, मेला लगा हुआ है, इसी मेले में 1.5-2 महीने वो लोग हजारों छाप देंगे, फिर इसके बाद किसी और मेले पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ तो लगते हैं ना, सोम बाजार, बुद्ध बाजार, कभी यहाँ का मेला कभी वहां का मेला लगता ही रहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे घूम घूम के ये काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया काम फेरी वाले का। और अगर इससे भी बड़ा करना चाहते हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो। दूसरे देश से माल यहाँ मंगाओ, यहाँ का माल दूसरे देश भेजो। पहले काम बनिया लोग किया करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ बनिया लोग जो होते थे पहले, जब उनका काम जो होता था वो घूम घूम कर सामान बेचने का होता था। जैसे मान लो अपने अयोध्या में कोई चीज होती है, ठीक है, तो अयोध्या मान लो वो चीज जो चीज होती है उसको लेकर वो क्या करते, किसी दूसरे शहर या कस्बे में जाते और वहां जो सामान होता था यहाँ से वो चीज ले जाकर वहां बेचते, और वहां का जो सामान वहां बिकने वाला, वहां ज्यादा मात्रा में उगने वाला होता था, उसको वहां से खरीद कर और लाकर अपने यहाँ बेचते। मतलब यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ। और यही आजकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये कोई मतलब आज की भाषा नहीं है। हमारे यहाँ के जो सेठ साहूकार थे ये पुरातन काल से ये सब करते आ रहे हैं। वो सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उन्होंने ही शुरू किया था। अब कलयुग में एक काम और निकल आया है। ठीक है, तरह तरह काम निकले, उसमें काम और निकल आया, वो है साइबर ठगी का। आपने जामताड़ा देखी होगी, कैसे मोबाइल से फोन लगा के आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ऐसे ही आजकल साइबर क्राइम का काम बड़ा बड़ा हुआ है। तो अगर आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, भाई नहीं पकड़े गए तो जेब भर रही है, करोड़ों में भर रही है कई लोगों की, तो लेकिन पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये काम करने के लिए तैयार है तो देखिए ना, आजकल साइबर क्राइम में कई लोग करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। ठीक है, अब तो छोड़िए, आपको घर में, आपके ही घर में हाउस अरेस्ट करके आपका खाता खाली कर लेते हैं। नहीं होगा खाते में पैसे, पहले आपको लोन दिलवाएंगे। ठीक है, लोन दिलवा के फिर आपका खाता खाली कर लेंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे आप जैसे, मतलब चलो हम थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन हमारे गांव देहात में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसमें ये नहीं है कि हम जैसे लोगों को ही खाली चूना लगाया जा रहा है ऐसे। और बड़े बड़े अधिकारी, जज तक, मतलब जिनकी आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े बड़े अधिकारी, उनको भी लोग हाउस अरेस्ट करके उनका अकाउंट खाली करवा चुके हैं। तो एक कमाने का तरीका ये भी है। तो भैया समझदार वही है जो अपनी जेब में पैसा सेफ तरीके से कैसे आएगा इस पर ध्यान दे। और मेरी मानो, यानी चाचा बकैत की मानो, तो सेफ तरीके से पैसा आएगा इस पर जोर नहीं है, सेफ तरीके से पैसा बनाया कैसे जाएगा इस पर ध्यान दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में असली विद्या पैसा है, पढ़ाई लिखाई नहीं। कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। अडानी की पढ़ाई आप एक बार देखिए, कितनी पढ़ाई की है उन्होंने। ठीक है, अंबानी की देखिए कितनी पढ़ाई की है। तो पढ़ाई लिखाई कोई पैरामीटर नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई से ही धन कमा पाएंगे। आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, पैसा बनाने की कला होनी चाहिए, और पैसा आए तो उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाएगा इसकी कला होनी चाहिए। वरना आप जिंदगी भर जो जेब में आया खर्च करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बड़े बड़े उद्योगपति भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ऐसे ही उद्योगपतियों की फिर बाद में मिसालें दी जाती है। बड़े बड़े IIM, मतलब मैनेजमेंट संस्थानों में उनकी जीवनी पढ़ाई जाती है और बताया जाता है। सोचो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया है। ठीक है, तो उनको मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया।
अब पैसा कमाने की और विद्या की बात आई है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जो मैंने भी सुनी थी। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बूढ़ा आदमी था, वो चर्च में घंटा बजाया करता था। उसकी ड्यूटी जो थी, आपने देखा होगा ना कि चर्च में वो बेल होती है, बेल को टन टन नीचे रस्सी होती है, उससे घंटा बजाने का एक काम करता है। तो वो आदमी वो काम किया करता था। जब चर्च का मालिक जो था वो ज्यादा बुजुर्ग हो गया तो उसने सोचा कि लाओ अपने बेटे को संपत्ति और सब कुछ सौंप देता हूँ, अब वो देखेगा। तो उसने चर्च भी अपने बेटे को सौंप दिया। अब जब चर्च बेटे को सौंप दिया और बेटा जो था वो अपने हिसाब से चर्च को चलाने लगा, तो उसने सबसे पहला कानून वहां ये लागू किया, नियम ये लागू किया कि मेरे चर्च में कोई अनपढ़ नहीं काम करेगा। अब जब ये बात फैली तो जो घंटा बजाते थे वो, उनकी उम्र हो चुकी थी 50-60 के करीब में, 50 मान लो 60 मान लो, जो भी मतलब उम्र हो चुकी थी। तो उनको भी बुलाया गया, भाई कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए। अब वो बुढ़ा बड़ा परेशान हुआ, वो गया अपने बड़े मालिक के पास। उसने कहा मालिक अब तो उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में मैं क्या पढ़ाई लिखाई करूंगा, इससे अच्छा हो कि मुझे वही, मेरे काम में वैसे भी कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तो बड़े मालिक ने कहा भाई देखो ऐसा, जब तक मैंने वो चर्च अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से चलाया, अब मैंने बेटे को सौंप दिया तो उसको जैसे चलाना होगा वो चलाएगा, तुम उसी से बात करो। ये फिर लौट के आए अपने छोटे मालिक के पास, उसको फिर बोला। तो छोटे मालिक ने कहा देखिए मैं अपना नियम नहीं बदल सकता हूँ, हाँ मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप 2-3 महीना ले लीजिए, पढ़ना लिखना सीख लीजिए। तो उसने कहा बेटा अब मैं 50-60 साल का आदमी, मतलब इतने साल का आदमी होने वाला हूँ, अब बुढ़ापे में पढ़ के क्या करूंगा। वो निकल गया वहां चर्च से, निकला परेशान है कि नौकरी छूट गई, घर चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो 10 चीजें दिमाग में उसको घूम रही है, चलता रहा चलता रहा। अब आपने देखा होगा कई बार आदमी जब परेशान होता है तो उसको नशे की तलब लगती है, ठीक है। अब उसको वही लगा कि कहीं कुछ पीने के लिए मिल जाता, चलता रहा, उसको नहीं मिला, बहुत दूर गया। तब जब उसने कहीं से एक बीड़ी सिगरेट जो भी बिकता रहा होगा उसने खरीदा, पिया। पीते समय उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं इतनी दूर चला आया, मुझे रास्ते में कहीं इस तरह की कोई दुकान नहीं मिली, क्यों ना मैं रास्ते में एक दुकान डाल दूं। उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने जो कुछ मतलब उसके पास जो कुछ जमा पूंजी थी उसने इकट्ठा की, सामान खरीदा, एक छोटा सा खोखा टाइप का जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ऐसा उसने डाल दिया। अब वो चल निकला, क्योंकि दूर दूर तक कोई दूसरी दुकान थी ही नहीं। उसमें 10 सामान वो रखने लगा, लेकिन मेन सामान उसका जो था वो बीड़ी सिगरेट का ही था। फिर धीरे धीरे उसको लगा कि जब यही चीज इतना ज्यादा बिक रही, क्यों ना मैं इसे खुद बनाने लगूं। फिर धीरे पहले उसने छोटा कारखाना लगाया, छोटे कारखाने से बड़ा कारखाना, बड़े कारखाने से उसकी कंपनियां हो गई, ठीक है। अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो गया, एक नामी सिगरेट कंपनी का बड़ा बिजनेसमैन। अब उसके बाद क्या हुआ, कई मतलब साल बाद उसको अपना व्यवसाय दूसरे देशों में फैलाने के लिए फंड चाहिए था। अब फंड चाहिए था तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ता। यही होता है हमारे यहाँ भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखते हो करोड़ों रुपए कमाते ही नहीं है, इनके ऊपर करोड़ों रुपए का लोन भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अडानी का एम्पायर इतना बड़ा है तो अडानी के पास कर्जा नहीं है, अडानी के पास कर्जे भी करोड़ों में है। तो ऐसे ही उस व्यापारी ने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक मैनेजर ने फोन किया उनको कि भाई आप यहाँ आ जाइए और आकर साइन कर दीजिए, फाइल की डॉक्यूमेंटेशन में आपके साइन की जरूरत है, तो उसके बाद आपका काम आगे बढ़ाएं। तो इसने कहा कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा। अब बैंक मैनेजर को ये लगा कि यार ऐसा तो नहीं कहीं नाराज हो गया कि मैं उसको यहाँ आकर साइन करने के लिए कह रहा हूँ। उसने फोन काट दिया भाई। तो फोन काटने के बाद ये फाइल अपनी उठा के दौड़ा दौड़ा पहुंचा। अब जब वहां पहुंचा तो उससे कह रहा है कि सर वो गलती हो गई, मैंने आपसे वहां आने के लिए कह दिया, लेकिन आप नाराज मत होइए, आप यहाँ साइन कर दीजिए, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं साइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा सर साइन कर दीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बिजी आदमी हैं, आप नहीं आ पाएंगे। खैर आप बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास समय का अभाव रहता होगा, लेकिन मैं भी मैनेजर हूँ, तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन साइन कर दीजिए जिससे काम आगे बढ़ सके। उसने कहा बेटा मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, अंगूठा कहीं लगाना है तो बताओ। कहा सर मजाक मत कीजिए। कहा नहीं बेटा सही में मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं साइन नहीं करता हूँ, अंगूठा लगाता हूँ। तो उस बैंक मैनेजर ने उस बिजनेसमैन को ऊपर से लेके नीचे तक देखा, तो कहा सर आप साइन नहीं कर पाते, आप पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तब आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और अगर आप कहीं पढ़े लिखे होते तो क्या होते। तो बिजनेसमैन ने इसके कहा बेटा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी मैं चर्च में घंटा बजा रहा होता। तो ये है पढ़ाई और असल विद्या, जो मैंने आपको बताया कि धन ही असली विद्या है, पढ़ाई असली विद्या नहीं है। अगर आपको कमाने के तरीके आते हैं, आप कमाना जानते हैं, तो जीवन में वही काम में आएगा। विद्या भी काम में आती है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अनपढ़ गवार रहो, पढ़े लिखो मत, वो भी जरूरी है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही आपको साथ देना जरूरी होता है।
तो दोनों ही करिए, लेकिन असली फोकस जो है वो पैसा कमाने पर नहीं, पैसा बनाने पर लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो चाचा का ज्ञान था आपको वो अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार बकैत में फिर कोई नई चीज लेके आऊंगा, नए तरीके से लेके आऊंगा और एक कहानी के साथ लेके आऊंगा। तब तक चाचा बकैत ने आज जो आपको ज्ञान दिया है, चाचा बकैत ने जो आपको कहानी सुनाई है, इसको बार बार देखिए, अपने दिमाग में बैठाइए, यार दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आखिर आपके लिए तो बना रहा हूँ, आप ही नहीं देखेंगे तो फायदा क्या। अगली बार आपके लिए कुछ नया लाऊंगा, तब तक के लिए राम राम।